शीलेंद्र, अपने बारे में बताइए आप। जी सर, मैं भारतीय अपराध अनुसंधान एजेंसी में काम करता हूँ। जी। जी, मैं राज्य विशेष अधिकारी के पद पर नियुक्त हूँ उसमें, अच्छा। ऑल इंटर बेस पे। और आपका मैसेज मैंने जैसे देखा कि पॉइंट वाला, हाँ हाँ। तो मैंने सोचा क्यों नहीं सर का सहयोग किया जाए। तो बराबर मैं सहयोग में लगा हुआ हूँ। मैं आज भी प्रयास रहा हूँ, कल से जुड़ा हूँ सर आपसे मैं। हाँ, मैंने ये देखा कि आपने एक समय में जो अपना संकल्प लिया था उसके हिसाब से आप 10 लोगों को जोड़ने में सफल हुए। और जी सर, यू मैं यू कुड अर्न द जनरली यू मैं कुड एक अर्न द रैंक ऑफ द सीसीटीवी में भी डिस्ट्रिक्ट काम कर रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ऑफिसर आल्सो। जी सर, हाँ, मुझे ये मतलब उपलब्धि मिली है, मैंने देखा भी है उसको। हम्म। तो मैं एक विभागीय तौर पे दूसरे विभाग में जुड़ा हुआ हूँ सर, हाँ और हाँ। मैं एक एजेंसी में काम कर रहा हूँ। हम्म। तो मैं सोच रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक किया जाए इस विषय पर। हाँ, बेसिकली आपने हमारे कितने ऑडियो वीडियो देखे हैं और उससे जी आपने सर, क्या पाया है? नहीं सर, मैं यही देख रहा हूँ कि आपका प्रयास जो है बहुत सराहनीय है। और मैं भी कह रहा हूँ कि ये प्रयास जो है ना, हकीकत में उच्च स्तर पे पहुंचना चाहिए। देखो, पहली बात तो हमें ये समझना पड़ेगी कि हमारे साथ एक षड्यंत्र हुआ है और जी सर। हमारे नेता, This call is now being recorded. हमारे प्रबुद्ध लोग भी जो है अपनी बात जो है ठीक ढंग से नहीं रख रहे हैं। और ये बात जी हमसे छिपा के रखी गई कि हम आज भी गुलाम हैं। और हम इसलिए बिल्कुल गुलाम बिल्कुल। हैं क्योंकि गुलामों के नियम कानून हमारे ऊपर थोपे गए और गुलामों के जी ऊपर जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, जी सर। लॉर्डशिप वाली, बादशाही वाली, वही व्यवस्था जो जी है थोपी गई। और हमारे बिल्कुल बिल्कुल। नेताओं ने इस बादशाही व्यवस्था के और अधिक जो है उसको ताकत दे दी है। तो हम और बड़े जी गुलाम हो गए। और सर, हमारे लिए ये भी थोड़ी सी लज्जा की बात है कि जो राजनेता हमसे चुने, हमारे वोट से चुने जाते हैं, वो हमें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। वो पॉलिटिकल जी पार्टी सर। को रिप्रेजेंट करते हैं। और पार्लियामेंट के अंदर वो पार्टी व्हिप से डरे हुए हैं और पार्लियामेंट के बाहर वो पार्टी डिसिप्लिन से डरे हुए हैं। और ये पार्टी के लोग घटिया लोगों को टिकट देते हैं, ना जिनकी शिक्षा होती है, ना सोच होती है। ऊपर से ढेर सारे लोग अपराधी भी होते हैं। बिल्कुल तो कुल मिला के हम एक मकड़ जाल में फंस गए हैं। और अब ये बिल्कुल। करोड़ों रुपए खर्च करते हैं चुनाव में, और फिर जिस दिन से चुने जाते हैं उसके दूसरे दिन से ही आखंड भ्रष्टाचार में डूब जाते हैं। और हम लोगों की जिंदगी दिन प्रतिदिन दयनीय होती जा रही है। अभी अरविंद केजरीवाल जो है 80,000 करोड़ रुपए की फ्रेबी की रेवड़ी बांटने की जो है ना घोषणा करके आया है। और जी जी सर। राहुल गांधी जो है ना 1.25 करोड़ की रेवड़ी बांटने की घोषणा करके आए हैं। तो ये हम्म। दुष्ट लोग जो है हमको डिपेंडेंट बना रहे हैं, हमको गरीब बना के रखे हुए हैं, फ्रीबी बांट के हमारी जो सेल्फ स्टीम है उसको भी तोड़ रहे हैं। और कोई जी रास्ता नजर नहीं आ रहा है। तो मुझे लगा कि ये तो आसुरी व्यवस्था बन गई है। और आसुरी व्यवस्था से लड़ने का केवल एक ही तरीका है, तपस्या। और बिल्कुल। जैसे कि कलयुग में सत्यनारायण की कथा से काम हो जाता है, वैसे ही जी हमने सर। इस कलयुग के लिए एक हम्म। ऊर्जा का मॉडल डेवलप किया, जिसमें 9 दिन का उपवास है, जिसके तहत 9 दिन का व्रत है, जिसके तहत आपको अपने परिवार के, अपने मित्र, अपने रिश्तेदार और अपने जो विभिन्न सर्कल हैं जिसमें हम इतने इतने वर्षों से जुड़े हुए हैं, जी जी। उनके ऊर्जावान लोगों को जोड़ना है। और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि जो बहुत विद्वान लोग हैं, जो वर्तमान व्यवस्था से खूब लाभ कमा रहे हैं, उन्हें इस जी व्यवस्था को बदलने में रत्ती भर रुचि नहीं है। वो हमारे लिए पत्थर जैसे हैं। बिल्कुल हमा, बिल्कुल, हमारे बात सही प्रभाव है। क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो इस व्यवस्था, सड़ी गली व्यवस्था से दुखी रहे हैं
और उन्हें ऐसा लगने लग गया है कि यह व्यवस्था बदलना लगभग नामुमकिन है और वो निष्क्रिय होकर पत्थर जैसे हो गए हैं। तो हमें पत्थर क्रमांक 1 और 2 से बचते हुए, अपनी एनर्जी को बचाते हुए, हमें ऊर्जावान चंद्रगुप्तों को खोजना है, उनको जोड़ना है और अपने चुने हुए प्रतिनिधि से अनुनय विनय प्रार्थना करके उनको, और यदि नहीं मानते हैं तो विवश करते हुए, और फिर भी नहीं मानते हैं तो हमें धर्म युद्ध के तहत बिना खर्च किए इन्हें पराजित करने के लिए तैयार होने के अलावा और कोई विकल्प मुझे नहीं दिखाई देता है। सर मैं आपके साथ हूँ, बिल्कुल सर। आप सर, मैं एक थोड़ा वक्तव्य रखना चाहता हूँ आपके सामने। जी जी सर, जो आया था मैकाले, लॉर्ड मैकाले, जी अपने भारतीय शिक्षा पद्धति में, जिसने ये प्रारूप रखा कि मतलब समाज के धनी वर्ग को शिक्षा दो, वो अपना निस्यंदन का सिद्धांत लगाएंगे और धीरे धीरे जो वो समाज के नीचे वर्गों में जाएगी। अब मैं सवाल करना चाह रहा हूँ, जो लॉर्ड मैकाले शिक्षा नीति लगाई जो धनी वर्ग के लिए, क्या वो ये सोच के लगाई गई कि मतलब हमारा जो नीचे का समाज सीखेगा वो सही सीखेगा या गलत सीखेगा? आपकी जानकारी मिस्टर शैलेंद्र अधूरी है। इसी में आप एडम पोस्ट में जाएंगे तो राजीव दीक्षित जी का एक पूरा वीडियो पड़ा हुआ है। वैसे तो उसका शॉर्ट सुना है, उसको आप उसको पूरा सुनिए, आपके पूरे ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे, जिसमें बताया गया है कि भारत की जो गुरुकुल व्यवस्था थी वो 18 महाविद्याओं में महापारंगतता प्राप्त किए हुए थी। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात लॉर्ड मैकाले का बॉस लॉर्ड विलियम एडम, वो उसमें जो है ये बात जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1780 पेजों के डॉक्यूमेंट में कही है। और उसने वो कंपैरेटिव स्टडी भी दी है कि जब हम 18 महाविद्याओं में पारंगत प्राप्त किए थे, उस समय जो है यूरोप की में शिक्षा बहुत ही खराब थी। वहां पर संडे स्कूल हुआ करते थे जिसमें बाइबल पढ़ाई जाती थी। मतलब नहीं सर, सॉरी मैं चाहूंगा, ये निस्यंदन जो सिद्धांत लागू किया ये लॉर्ड मैकाले ने किया ना? कौन सा वाला? निस्यंदन सिद्धांत जो किया लॉर्ड मैकाले ने लागू किया। नहीं, कौन सा सिद्धांत मैं समझ नहीं पाया। निस्यंदन सिद्धांत ये क्या होता है? ये मतलब धनी वर्ग को शिक्षा दे दो, ये अपने नीचे वर्ग को शिक्षा देंगे। नहीं, उनका धनी और उससे कोई लेना देना नहीं था। उनका सीधा मतलब ये था, ये तो है, मैं टेस्ट कर दूंगा आपको कल, बताओ कॉपी तो। आप जो है उसको समझिए। ये इसके 2-3 सिद्धांत थे। अपने लिए बाबू पैदा करना, उन बाबुओं को जो है क्रिश्चियनिटी की और उसकी जो है ना स्कूलों में पढ़ने के लिए मजबूर करना, भारतीय गुरुकुलों को तोड़ फोड़ के जो है ना उनको इलीगल घोषित करके आचार्यों के हाथ काट के, और भारत की जो शिक्षा, सर सॉरी 1986 शिक्षा नीति जो लागू हुई उसके तहत बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, तो उन्होंने देखिए जो लागू हुई थी उसके जो तहत बात कर रहा हूँ। 1780 पेज के डॉक्यूमेंट के आधार पर ब्रिटिश के पार्लियामेंट ने लॉर्ड मैकाले से पूछा, लॉर्ड एडम से पूछा कि अब आपका सुझाव क्या है। उन्होंने कहा कि भारत की इस शिक्षा व्यवस्था के रहते भारत की समृद्धि को आप कम नहीं कर सकते हो। तो उन्होंने फिर जो है आपकी शिक्षा पद्धति को कानून पास करके इलीगल घोषित किया, राइट। और उन्होंने जो है केवल इंग्लिश मीडियम के उसको ही प्रॉपर जो है लीगल सिस्टम माना, और इस तरीके से उन्होंने इंग्लिश पढ़े लिखे लोगों की फौज तैयार की, जो कि ऊपर से भारतीय थे, उनकी स्किन की कलर भारतीय थी, लेकिन वो अंदर से उनके संस्कार मर चुके थे और उन्होंने अंग्रेजियत थोप ली थी अपने ऊपर। और कुछ लोग जो है वो विदेशों में पढ़ के आए, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए, विलायत से पढ़ के आए, और उन लोगों का एक क्लब खोला गया। तो वर्ष 1885 में जो कांग्रेस की स्थापना हुई है वो ऐसे ही विलायत से पढ़े लिखे अंग्रेज, सो कॉल अंग्रेज, भारतीय अंग्रेज, उनका एक क्लब बनाया गया था, जिससे कि
अंग्रेज लोग जो है इन विलायती लोगों का भारतीय जो है अंग्रेजों का यूज करके नेटिव भारतीयों को दमन कर सकें, उनके ऊपर शासन कर सकें। बिल्कुल सही बात। ये बात उसकी है। तो आइसोलेटेड क्वेश्चन पूछने से काम नहीं चलेगा, उसको समग्र रूप से बात समझना होगी। और हमारे नहीं सर, जो हमारे मैंने आज के पढ़ा ने है उसी हमारे पर आज बात कर रहा हूँ सर। हमारे आज के नेताओं ने वही सब कानून व्यवस्था आपके ऊपर थोपी हुई है, और ये अच्छे लोगों को टिकट भी नहीं दे रहे हैं, अयोग्य लोगों को टिकट दे रहे हैं। इसलिए आप देखिए कि आपके नेता की शिक्षा क्या है, सोच क्या है, ध्येय क्या है, तो आप पाएंगे कि सब कुछ खोखला है। और सर ये ये अगर सर संविधान की व्यवस्था के विपरीत नियम कानून भी धड़ल्ले से बना रहे हैं तुष्टीकरण योजना के तहत, क्योंकि इन्हें जी तो सर, वोट पाकर सत्ता में काबिज रहना है। बोलिए। सर मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ आपसे। हाँ, बोलिए। जी सर, अगर गुरुकुल पद्धति को उन्होंने नष्ट किया तो उस समय भारत का राजनीतिक जो लोग कर रहे थे उनको ये सोचना चाहिए था ये मेरी पद्धति नष्ट क्यों कर रहे हैं। नहीं तो वो तो खुद विलायत से पढ़ के आ रहे थे, वो क्यों सोचते? वही तो और जो राजीव और दीक्षित जो जी सोचने यही तो प्रकाश डाल रहे हैं राजीव दीक्षित। और जो सोचने की क्षमता रखते थे, उन्हें गांधी जी जो है ना अध्यक्ष बनने चुनने के बावजूद भी उन्हें बने नहीं रहने देना चाहते थे, जैसे सुभाष चंद्र बोस। जिस व्यक्ति ने सर ये जो तो है गजब का विषय आईसीएस है। में उस चौथी समय रैंक जब मेरी प्राप्त की। हाँ, सभ्यता चल रही थी इसको नष्ट करना अंग्रेज केवल सेपरेट थोड़ी थे, हमारे अपने देश के लोग भी इसमें सहयोग कर रहे थे। तो वो जो है पिट्ठू लोग अंग्रेजों की व्यवस्था में बराबर के भागीदार थे। उन्हें राय साहब से लेके ढेर सारे टाइटल दिए जाते थे, उन्हें जमींदारी बांटी जाती थी। तो वो जो है इस बंडर माठ में भागीदार थे। वो इस सब चीजों में अंग्रेजों की तरफ खड़े हुए थे। 1857 की जब क्रांति हुई, उसमें तो कुछ गद्दारों ने अंग्रेजों का साथ ना दिया होता तो शायद हम 1857 में ही स्वतंत्र हो गए होते। तो 1857 में स्वतंत्र ना होने के दो कारण हैं। एक तो ये कि मंगल सिंह पांडे की गलती के कारण वो नियत समय के 1 महीने पहले जो है विद्रोह चालू हो गया, तो जो एक साथ पूरे भारत में विद्रोह होना था वो बट गया, और अंग्रेज जो है अपनी फौज को मूव करके उसे दबा पाए। और दूसरे हमारे ही भारतीयों ने, बहुत सारे जो है राजाओं ने अंग्रेजों की तरफदारी की, और उनकी मदद से जो है ना अंग्रेज उस क्रांति को दबा पाए, उस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को दबा पाए। और उसके बाद जो उन्होंने पुलिस कानून बनाया, उसे पुलिस एक्ट 1861 कहते हैं। आपको लज्जा आना चाहिए कि आज भी आप पुलिस एक्ट 1861 से ही गवर्न हो रहे हैं, और हमारे नेता इसे बिल्कुल नहीं बदलना चाहते हैं, क्योंकि ये पुलिस उनको बहुत रास आ रही है। नहीं सर, मेरे मन में ये आ रहा है कि मैंने 2007 में आर्मी ज्वाइन की थी सर। ठीक है, मैं आर्मी सोल्डर हूँ। तो उसको मैंने फिर 2010 में रिज्वाइन किया। लेकिन मुझे नहीं लगा कि जो देशभक्ति का मामला था, मैं आपसे ये मतलब सीक्रेटली बात कर रहा हूँ जी। तो मुझे नहीं लगा कि मैं थूकने के लिए बात दी हूँ। कोई भी चीज हो रहा है मेरे मन में आ रही है कि मैं संडे को ही छुट्टी है तो मैं ये कर लूँ, उसके लिए मैं बात दी हूँ, तो मैं क्यों ऐसी नौकरी करूँ। मैंने उसको रिज्वाइन किया था 2010 में। तो उसके बाद मुझे लगा कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी आर्मी स्वतंत्र नहीं है, हम नागरिक कैसे स्वतंत्र है। नहीं, देखिए, आर्मी जो है वो रैंक और कमांड और रेजिमेंटेशन के सिद्धांत के तहत होती है। उसे बाहरी शत्रु से मुकाबला करना होता है, राइट। तो आर्मी को स्वतंत्र और अस्वतंत्र कहना तो ठीक बात नहीं है, क्योंकि उनका काम दुश्मन से लड़ना है, और उसमें इंटरनल दुश्मनों से लड़ने के लिए आपके इंटरनल अनुशासन भी चाहिए, सब चीज चाहिए। तो उसे स्वतंत्रता से जो है ना हम सिविलियन डिपार्टमेंट नहीं बना सकते हैं, राइट। तो
उसको सर जो है हम उसको घर के स्वतंत्र भीतर तो कुछ भी खा सकते हैं ना, घर के भीतर तो कुछ भी खा सकते हैं सर। खाने वाली बात नहीं है इसमें। तो सवाल ये है कि जैसे आप आर्मी में थे और आर्मी को आप कह रहे हैं कि वो परतंत्र है, तो आर्मी हाँ तो उतनी ही परतंत्र है जितना बाकी सब चीजें परतंत्र हैं। आपने आर्मी में भी वही मॉडल अडॉप्ट किया है जो कि अंग्रेजों के समय था, और आपके बिल्कुल सर, ऊपर वही तो फेस किया मैंने। तो आप ठीक कह रहे हो। देखिए, अब सवाल ये नहीं है, अब जो है ना उससे रोने से काम नहीं चलेगा। अब इससे लड़ने जी का जो एनर्जी मॉडल है उसमें बहुत जी जोर से भिड़ जाओ। इसमें तुम्हारा भी कल्याण है, देश का भी कल्याण है। तो आप ऑलरेडी भिड़े हुए हो, आपने एक दिन में अच्छा काम किया है। आप 9 दिन का जी अपना सर, पूरा मैं व्रत। आपके मोटिवेटर से इतना मैं आपको थैंक यू बोलना चाह रहा हूँ सर। मैं बहुत अच्छा मैं समझता हूँ। आप अगर प्रोत्साहन दे रहे हो हर किसी को, तो मैं समझता हूँ मैं जुड़ना चाहिए, प्रयास करना चाहिए हर किसी व्यक्ति को जैसे। ये बहुत आसान काम है। नहीं सर, मैं आज बराबर लोगों से इतना मिला आसान हूँ, काम बराबर है जुड़ा हूँ। कि जो 8वें दिन जुड़ रहा है वो मात्र 10 लोगों को ही जोड़ रहा है। इतना आसान काम है। और हमें अपने परिवार के, अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को और अपने सर्कल के लोगों को जोड़ना है। और हमने दो जी पत्थरों को भी अलग करने के लिए कह दिया, तो आपका काम जी और भी आसान हो गया है। बस केवल ये जी ध्यान रखना है कि जिनको आप जोड़ रहे हैं उनको ऊर्जाकृत करिए, उनको संकल्पित करिए, और वो भी 9 दिन का अपना व्रत पूरा करें। यदि हम सब लोग संकल्पित भाव से सही तरीके से यदि अपना काम करेंगे तो 10वें दिन हम महाशक्तिशाली हो जाएंगे। आज की जो जी जी हमारे जो राजनेता हैं, जो हमारे वोट से तो चुने गए हैं लेकिन हमें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, हम उनसे जी अनुनय विनय प्रार्थना भी कर पाएंगे, हम उन्हें पराजित भी बिल्कुल। कर पाएंगे, और हम इस व्यवस्था को बदल पाएंगे। एंड मिस्टर शीलेंद्र, आपको ये समझना पड़ेगा, ये व्यवस्था किसी धरने और जुलूस से नहीं बदलने वाली है। इस नहीं व्यवस्था नहीं सर, नहीं। इस व्यवस्था का बदलने का केवल एक ही तरीका है कि जी वर्तमान जो है एक सफेद पोस्टों को बिना खर्च किए संकल्प के आधार पर पराजित करके पार्लियामेंट के मंदिर में पहुंचकर नई व्यवस्था जी स्थापित करना, कानूनों को संशोधित करना, व्यवस्था को संशोधित करना, और क्राइम फ्री भारत का जो 5 सर्टेनिटी है उनको जमीन पे उतारना, और इसी तरीके से साइबर क्राइम फ्री भारत, एक्सपेंडिचर फ्री चुनाव व्यवस्था जो कि ऐप के माध्यम से होगी, और इसमें भी आगे चल के नियमों में संशोधन करके लेजिस्लेचर जी उसी ऐप से जो है सेकेंड टियर भी इलेक्शन होगा। तो आपके जी सर। जी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव किसी की मेहरबानी से पोस्ट नहीं होंगे, वो भी जी इलेक्टेड होंगे। और एक बार इलेक्शन के बाद वो जो है लेजिस्लेचर की मेहरबानी पे नहीं होंगे। तो दल बदलुओं जी जैसी कोई स्थिति निर्मित नहीं होगी। और आगे चल के तो पार्टी विहीन प्रजातंत्र जो है ना लाने का क्राइम फ्री भारत का संकल्प है। क्योंकि जी जो पार्टी तंत्र पैदा हुआ है, जो पीपुल्स जी रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 के तहत पार्टी तंत्र पैदा किया गया है, सभी बुराइयों जी की जड़ वहीं पर समाई हुई है। तो बिल्कुल बिल्कुल लोग सही बाग बात जो है। है ना पार्टी के लिए काम करते हैं, देश के लिए काम ही नहीं करते हैं। बिल्कुल सर, सही बात है। तो यदि हम पार्टी विहीन प्रजातंत्र ला पाएंगे तो हर कोई देश के लिए काम करेगा। जी जी अभी जो पार्टी है वो प्राइवेट पार्टी बन गई है, परिवार की पार्टी बन गई है, अच्छे लोगों को जी टिकट नहीं देती हैं, छदम तरीके से जीतती हैं, करोड़ों रुपए खर्च करती हैं, फ्री भी बांटती हैं, दारू बांटती हैं, साड़ी बांटती हैं, और बिल्कुल आपको सर, बिल्कुल। आपको गरीब बना के रखना, आपको दारूखोर बनाना उनकी राजनीतिक मजबूरी है। तभी वो आपको जी मूर्ख बना के आपके वोट को कबाड़ पाएंगे। आपको जाति बिल्कुल। और धर्म में बांटना भी उनकी राजनीतिक मजबूरी है। तभी वो दंगे कराकर, भय पैदा करके आपको एज ए बतौर वोट जो है ना उपयोग कर पाएंगे। तो ये जी हमारी जितनी भी समस्याएं हैं इनकी जड़ जो है ये राजनीतिक पार्टियां हैं। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इनसे आप जो है इनके तरीके से नहीं लड़ सकते हो।
हमें खर्च विहीन जो ऊर्जा का हमने मॉडल निकाला है, जिसमें कि थाली बजाकर दीपक जलाकर और संकल्प के माध्यम से हम अपने जो है अधिकतम प्रतिष्ठा पॉइंट पाने वाले सचरित्र लोगों को जिताकर उन्हें पार्लियामेंट में भेजकर ये नियम कानून और व्यवस्था हमें बदलना होगी। हमें जो है टेक्नोलॉजी ड्रिवन व्यवस्था लाना होगी, क्योंकि आदमी तो बदमाश है, आदमी तो जो है मौका देख के अपने फायदे के लिए रंग बदलता है। इसलिए नियम कानूनों में टेक्नोलॉजी ड्रिवन व्यवस्था की जाएगी और जो भी गड़बड़ी जाए करेगा उसकी बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज होगी, 15 दिन में जो है ना उसका चालान, और वो भी क्राइम फ्री भारत के टेक्नो इंजन की मदद से अकाट साक्ष्यों को संग्रहित करके किया जाना संभव होगा। और फिर डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल के माध्यम से 7 दिन से 30 दिन के बीच में केस का ट्रायल बिना कोर्ट जाए कंप्लीट होगा। ऐसी पावरफुल व्यवस्था यदि हम स्थापित करेंगे, तभी हम भारत की इस दुष्ट व्यवस्था को, जहां विद्वान लोग जो है इस देश के लिए उनके दिल में राष्ट्रीयता नहीं है, ये सभी लोग अपने लाभ को खोज रहे हैं। और इसमें आपको उस बात का जवाब भी मिल जाएगा कि जो ये भारतीय थे उस समय भी जो है वो अपने लाभ के लिए जी रहे थे, अपने लाभ के लिए जो है वो अंग्रेजों के जासूस भी बन रहे थे, उनकी जो है ना भारतीयों के विरुद्ध जो है ना कार्रवाई भी कर रहे थे। वो भी आज वैसा ही हो रहा है। तो हमें जो है एक ही रास्ता है, खर्च विहीन संकल्प के आधार पर ऊर्जा अर्जित करते हुए संकल्प के आधार पर बिना खर्च के जिताने का। यदि हम जिता पाएंगे तभी हम इन दुष्ट राजनेताओं को हरा पाएंगे। ये बात लास्ट मैं ये कहना चाहूंगा आपसे कि सर मैं चाह रहा हूँ कि समाज की एक एक बुराई को मैं आपके सामने रखूंगा जो अपराध से युक्त है। आपको क्या लगता है कि वो बुराइयां से मुझे ज्ञात नहीं है? मैं बुराइयों के रग रग से मैं परिचित। सर आपका बहुत बड़ा अनुभव है, मुझे पता है इस बात का, बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं समाज की एक एक बुराई को आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, बट मुझे उच्च अधिकारियों का सहयोग नहीं मिलेगा, तो सर मैं कैसे ये कर पाऊंगा बताइए आप। आपको क्या सहयोग चाहिए? सर मैं चाह रहा हूँ कि अभी मैं एक ग्राम प्रधान की कोई बुराई आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। देखो अभी देखिए, आप बुराई करोगे तो दुष्ट लोग आपके जो है ना बुरे हाल कर देंगे। तो उसके यही तो विडंबना है, यही तो विडंबना है। अभी नहीं, वो आपकी गलती है, विडंबना नहीं है। यदि आप राक्षसों से युद्ध करना चाहते हैं और बिना तपस्या किए, बिना जो है ना अस्त्र शस्त्र और जो है वरदान से अपने आप को सुसज्जित किए यदि आप आसुरी शक्तियों से लड़ेंगे तो आप नष्ट हो जाएंगे। तो उसके ये 9 दिन का व्रत है, यही तो व्रत है वो। सर मैं 1 साल से भारतीय अपराध अनुसंधान एजेंसी का इससे वो कुछ नहीं कर सकती। अपराध अनुसंधान एजेंसी क्या करेगी? क्या आपकी एफआईआर करा देगी क्या? नहीं, आप ये बताइए, क्या एक मिनट आप बताइए, क्या वो आपके एफआईआर करा पाएगी? क्या वो पुलिस की स्पष्ट और अच्छी विवेचना करा पाएगी? क्या वो 30 दिन में कोर्ट में ट्रायल करा पाएगी? तो इनकी सीमाएं हैं। प्रॉब्लम ये है कि जो ये पुलिस है ये आपकी पुलिस नहीं है, ये राजनेताओं की पुलिस है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये राजनेताओं के कहने पे किसी अच्छे व्यक्ति को जो है अपराधी घोषित कर सकते हैं, और अपराधी जो है वो इन राजनेताओं के साथ में मंच में बैठते हैं, फूल मालाएं पहनते हैं, और पुलिस वाले मजबूरी में सैल्यूट करते हैं। जी सर। तो इसमें जो है आप बिना शक्ति अर्जन करिए, यदि समय के पहले मंगल पांडे जैसे यदि आप भिड़ेंगे ना, तो अपने आप को ही नष्ट करेंगे आप। तो इंतजार करिए और ज्यादा संकल्प से भिड़िए। अपने घर वालों को, अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने विभिन्न सर्कल्स के लोगों को ऊर्जाकृत करिए, संकल्पित करिए, और पत्थर 1 और पत्थर 2 को नजरअंदाज करिए, क्योंकि उनको जो है ना आप ऊर्जाकृत करने में अपनी एनर्जी वेस्ट करेंगे, वो ऊर्जाकृत नहीं होंगे, क्योंकि वो विद्वान हैं
वो जानबूझ के अपने लाभ के लिए ऐसे बने हुए हैं। जी तो आपको ये ध्यान रखना है कि पत्थर 1 और पत्थर 2 में अपनी एनर्जी खर्च ना करें। और ऊर्जावान लोग जो हैं, जो आपको जो है बड़ों को मत खोजिए, आप जो है मजदूरों को जोड़िए, आप जो है किसानों को जोड़िए, आप हाथ ठेले वालों को जोड़िए, आप छोटे छोटे दुकानदार को जोड़िए, और फिर बाकी सभी को भी जोड़िए जो पत्थर 1 या पत्थर 2 नहीं है। और यदि ये पत्थर 1 और पत्थर 2 भी जुड़ जाते हैं और संकल्प लेके यदि अपनी गलती का सुधार करते हैं तो उन्हें भी जोड़ने में कोई बुराई नहीं। लेकिन उनको कन्विंस करने में ज्यादा एनर्जी मत खर्च करिए, क्योंकि वो विद्वान है, उन्हें ज्ञान की कमी नहीं है। वो आपसे और हमसे ज्यादा विद्वान है। सर एक बात और मैं आपको कहना चाहूंगा। जी। मान लीजिए मैंने अभी किसी व्यक्ति को जोड़ा, ठीक है, मैंने उसको समझाया कि मैं ये इस विषय में बात आपसे कर रहा हूँ, ये कल वही उसको अगर अपराधित घोषित करके अगर कोई बात हो रही है तो क्या हम उसकी मदद कर पाएंगे? फिर आपको क्यों करना है? उसको पत्थर या 1 या 2 की कैटेगरी में मान के उससे बात कम करके दूसरे के पास जाइए ना, जो ऊर्जाकृत हो सकता है। आप दुष्टों से क्यों भिड़ना चाहते हैं? क्यों भिड़ना चाहते हैं आप पत्थरों से क्यों भिड़ना चाहते हैं? चाह रहा हूँ जिस व्यक्ति को मैंने ये समझाया कि मैं अपराध आपको जो है, देखिए हम आपसे ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति आज की व्यवस्था से बहुत दुखी है, उस व्यक्ति में एनर्जी और ऊर्जा जागृत करिए, और वो भी जो है पहले वो व्रत को पूरा करे, राइट। यदि आप पत्थरों को जो है ना ऊर्जाकृत करने में अपनी ऊर्जा खर्च करेंगे तो आपकी ऊर्जा व्यर्थ चली जाएगी, ठीक है ना। तो और यदि समाज जो होता है ना उसको झेलना पड़ता है साहब। अगर अरे भाई, तो आप जो है सूचित आप हो रही है, वो ये कहेगा भैया आपने मुझसे, देखो मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, देखिए बिना व्रत और तपस्या के यदि कोई लाभ चाहता है तो उसे बिल्कुल लाभ नहीं मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो भी नष्ट हो जाएगा और आपको भी नष्ट कर देगा। तो भैया वो जो है ना, अब तक झेल रहे हो अभी भी झेलो, पहले ऊर्जा प्राप्त कर लो। और यदि आप बिना ऊर्जा प्राप्त करे लाभ चाहते हो तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। आप बिल्कुल मत जुड़िए, आपको जुड़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप पत्थर नंबर 2 है ना? जी। नहीं जोड़ना है ऐसे लोगों को। जो पहले व्रत करके लोगों को जोड़ के, ऐसे लोगों को जो है ना 9 दिन का व्रत पूरा करे, और जिन लोगों को जोड़े वो भी व्रत को पूरा करें, यदि इस लायक है तो ठीक बात है। जो किसी लाभ के लिए हमसे जुड़ना चाहते हैं कि मैं उनकी मुसीबतों को ठीक कर दूंगा, तो वो बिल्कुल ना जुड़ें, राइट। उनकी मुसीबतें जानना चाहता है ये बात, मैं बस समझा रहा हूं ना। उनकी मुसीबतें तब आप दूर कर पाओगे क्योंकि उनकी मुसीबतें तो इन असरों ने पैदा की हैं। असरों से आप लड़ नहीं पाओगे बिना ऊर्जा प्राप्त किए हुए। और ये जो दुष्ट लोग हैं, ये अपनी समस्या दूर करने के लिए वो चाहेंगे कि आप असरों से भिड़ जाओ, तो असुर आपको नष्ट कर देंगे। आप नष्ट होना चाहते हो क्या? नहीं, आप नष्ट होना चाहते हो क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं। तो जो है, जो उनको कोई तंग कर रहा है, वो पहले अपना तपस्या करें। तपस्या पूरी करने के बाद फिर वो कोई तंग करने की स्थिति में ही नहीं बचेगा। जब 100 करोड़ लोग थाली बजाकर दीपक जलाकर कोई भी बात करेंगे तो उसे सुनने के लिए हर कोई बेबस होगा, नहीं तो वो पराजित हो जाएगा। बात समझ में आया? लेकिन कोई चाहता है कि भैया मेरी मदद करो तो मैं जुड़ूंगा, तो उसे जोड़ने ही नहीं है। वो हमारे लिए पत्थर क्रमांक 2 है। सर मेरे मन का प्रश्न था। नहीं तो आपका भ्रम दूर हो गया है कि नहीं हुआ? बिल्कुल हो गया सर। हो गया ना? क्यों? क्योंकि यदि आप अपने उत्साह में उसको कोई चीज प्रॉमिस करेंगे तो वो आपको जो है ना इन असरों से समय के पहले मंगल पांडे जैसा भिड़ने के लिए मजबूर कर देगा। तो आप अपने को भी नष्ट करेंगे और इस अभियान को भी नष्ट करेंगे। नहीं सर, मैं अभियान को नष्ट करने के हो ही जाएगा नष्ट। जब आप असरों से भिड़ जाओगे तो फिर आपको जो है ना बचाने के लिए थोड़ा बहुत जो भी प्रयास करेंगे वो नष्ट हो जाएगा। सर ओनली ये मेरे मन की शंका थी जो लोगों आपकी अब आपकी मन की शंका दूर हो गई है कि किसी की कोई मदद नहीं होगी जब तक वो तपस्या और शक्ति अर्जन नहीं करेगा। हाँ
हाँ सर, वही तो मैं अरे आपसे सलाह आप ये लूंगा तो अच्छा रहेगा बताइए, ना। आप ये बताइए, भगवान के मंदिर में जाते हो तो पहले पूजा जी अर्चना करके फिर जो है ना कुछ मांगते हो ना। तो पहले अपनी जी सर। तपस्या तो पूरी कर लो। मैं बार बार वही कह रहा हूं कि बिना तपस्या करे यदि आप आसुरी शक्तियों से भिड़ोगे तो खुद ही नष्ट हो जाओगे। वो आपके ऐसे हाल करेंगे कि आपको जो है ना इस बात पे क्षोभ होगा कि आप उनसे क्यों भिड़े। तो सर भगवान के सामने तो हम कैसे ही फेस हो सकते हैं, समाज के सामने फेस होने में बड़ा प्रॉब्लम आ रही देखो, मैं कह रहा हूं शक्ति अर्जन करो, है। तपस्या हासिल करो। उसके पहले असुरों को यदि अब तक 75 साल से सह रहे हो तो 10 दिन और सह जी लीजिए। नहीं, बराबर करूंगा सर, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, यदि भिड़ोगे तो जो 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 है इस किसी को आप जो है ये आश्वासन नहीं दोगे कि मैं आपकी मदद करूंगा। उसकी मदद जी जो है शक्ति अर्जन पे अपने आप हो जाएगी। मेरी जी बात समझ रहे हो? और जी बिना सर। शक्ति अर्जन के, बिना अपने जो है व्रत को पूरा किए, बिना शक्ति हासिल किए यदि आप भिड़ोगे तो थोड़ी बहुत आपको सफलता मिल जाएगी, लेकिन अधिकांश केसेस में आपको जी मायूसी मिलेगी। और ये सामने बिल्कुल। वाला व्यक्ति जो भिड़ने के लिए कह रहा है वो अपने स्वार्थ के लिए कह रहा है। ठीक ठीक। वो अब तक जो है गलत ठीक। लोगों को वोट दे के क्यों जिताता आया है, चाहे उसके पास ऑप्शन भी क्यों ना रहा हो। तो वो बिल्कुल। अपनी समस्या जो है ना सॉल्व करना चाहता है। यहाँ समस्याएं जो संकल्पित होकर ऊर्जाकृत करके तपस्या करके शक्ति बनेगा, उसकी उसकी हम्म, समस्याएं दूर होंगी। जी राइट, समझ में आ गई कि नहीं आ गई? और इसमें जो जी है गरीब ऐसे लोगों को जो न जोड़ो जो बेचारे ऑलरेडी पिस रहे हैं, और अभी से नहीं पिस रहे हैं, वो तो बरसों से पिस रहे हैं। जी सर। मतलब वो तो 1100 वर्षों से पिसते आ रहे हैं। हम्म। ठीक है ना? आपको अपनी बात का जी जवाब मिल गया? बिल्कुल बिल्कुल। कोई भ्रम तो नहीं है? नहीं नहीं सर, तो समझ गया। पूरी शक्ति से भिड़ जाइए। मैं जी आपको शाबाशी देना चाहूंगा कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अरे सर, आपका आशीर्वाद है आपके सर। दिमाग में जो है क्लियरिटी रहना चाहिए। ठीक है? जी सर। जी हाँ, और आप ये समझ लीजिए आपका जो वो रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन विंग है वो कोई ज्यादा काम की विंग नहीं है। क्योंकि जी सर। आप जब आपकी पुलिस निष्पक्ष पुलिस नहीं है, जब वो आपकी बात ही जी नहीं सुनेगी, जब वो करेगी नहीं जी जो आप करने वाले हैं, और आप जो है ना घोड़े को बहुत ज्यादा करोगे तो जो है ना तालाब के पास ले जाओगे, उसको जबरदस्ती पानी तो नहीं पिला सकते हो ना। जी 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 जी। अभी आपकी स्थिति यही है कि घोड़ा पानी ही नहीं पिएगा, आप कर क्या लोगे? तो हम्म। पहले वो शक्ति बनाइए कि घोड़ा पानी भी पिएगा, दौड़ेगा भी और सब काम ठीक ढंग से करेगा। तो नहीं शक्ति सर, मैं हासिल। आपके साथ प्रयासरत हूँ, बराबर प्रयासरत हूँ और रहूंगा भी। ऐसा कोई मेरा अभी तो संकल्प आपको नहीं एक है, दिन मैं हुआ है बराबर। शीलेंद्र, अभी जी तो सर। आपको जी एक या सर। 1.5 दिन हुआ है केवल। हाँ सर, आज दूसरा दिन है मुझे। हाँ, दूसरा दिन है। चलिए, चलिए, पूरी शक्ति से भिड़ जाइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद।